गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की मैगज़ीन है अपनी ही वो सिक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मतलब जो इक्विटी मांगता वो उसने इक्विटी करने को होना। दिस मैगज़ीन एक्ट एज अ मॉरल फिल्टर ऑफ द कोर्ट. It means that a person who asks for a fair and equitable remedy must also be prepared to act fairly toward their opponent. Equity is not a one-way street, it's a reciprocal obligation. मतलब ये मैगज़ीन एक फ़िल्टर जैसा काम करती, मॉरल फ़िल्टर, मतलब मॉरल्स वगैरह जो रहते हैं उनके हिसाब से फॉर कोर्ट। ये मैगज़ीन का कहना ये है कि जो भी पर्सन मांगता कि उसको फेयर एंड इक्विटेबल रेमेडी मिलनी चाहिए, देन उसने भी प्रिपेयर रहना कि उसने फेयरली एक्ट करना चाहिए उसके अपोनेंट के अगेंस्ट। इक्विटी एक वन वे स्ट्रीट नहीं है, मतलब एक ही को नहीं मिलती, वो रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन रहता, मतलब मैं भी आपको देता तो आपको भी मुझे देनी पड़ेंगे ऐसा। While the previous maxim, equity will not suffer wrong to be without a remedy, looks at the power of court, this one looks at the conduct of plaintiff. मतलब जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में मैगजीम देखी वो पावर ऑफ कोर्ट दर्शाती, और ये जो मैगजीम है ये दर्शाती कि कंडक्ट कैसा रहेगा प्लेंटिफ का। कंडक्ट मतलब बर्ताव वगैरह उसका। द इसेंस ऑफ दिस मैगजीम इज दैट अ प्लेंटिफ कैनॉट क्लेम एन इक्विटेबल राइट अनलेस दे आर विलिंग टू फुलफिल देयर ओन ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द मैटर। मतलब प्लेंटिफ सिर्फ उसका इक्विटेबल राइट क्लेम नहीं कर सकता जब तक वो विलिंग ना हो, मतलब करना चाहे उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल। सॉरी, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, सॉरी। तो ये सिंपली ये कहती है कि जो अपना प्लेंटिफ रहता है वो सिर्फ इक्विटेबल राइट क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि वो जो उसके ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल नहीं करता विलिंगली। Future oriented. This maxim usually applies to the future conduct of plaintiff, what they must do now to get the remedy, whereas clean hands usually looks at their past conduct. मतलब ये जो मैगजिम है वो अप्लाई होती मोस्टली फ्यूचर कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ को, मतलब अभी उन्होंने क्या करना ताकि उन्हें रेमेडी मिले, बल्कि जो क्लीन हैंड्स है वो पास्ट कंडक्ट पे बेस रहती, मतलब अपन वो भी देखेंगे, वो डिफरेंट मैगजिम से है। Reciprocity. If you want the court to use its special powers to help you, you must be willing to give the other party what they are fairly entitled to. मतलब आप अगर चाहते कि कोर्ट ने उनकी स्पेशल पावर यूज़ करके आपको हेल्प करना, तो आपने भी जो अदर पार्टी है उनको विलिंगली हेल्प करना या फिर फेयर रहना उनके साथ, या फिर जो भी उनको मिलने वाला है वो उसको विलिंगली दिया जाए और उसमें आप कुछ अड़थड़ा क्रिएट ना करें। सॉरी, इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो सिंपल है कि अगर आप चाहते कि कोर्ट आपको हेल्प करे तो आपने भी जो दूसरे व्यक्ति का जो लीगली फेयरली बनता वो उसको देना चाहिए, फिर आपको भी कोर्ट मदद करता है ऐसा। रेसिप्रोसिटी मतलब आप दोगे तब आपको भी मिलेगा ऐसा। Application in Indian law. In India, the principle is deeply embedded in various statutes, ensuring that justice doesn't become an unfair advantage for one side. मतलब इंडिया के अंदर ये प्रिंसिपल जो है वो बहुत से स्टैट्यूट के अंदर से है। अपन ने देखा वैसे भी ये फिर से है, सेम सेम है। समझो आप, मैगजीम बहुत से स्टैट्यूट के अंदर रिपीट है, तो मैगजीम का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर वो स्टैट्यूट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको सेम सेम मटेरियल बार बार दिख सकता हर मैगजीम के अंदर। और ये इंश्योर करता है ये कि जस्टिस सिर्फ अनफेयर एडवांटेज ना हो एक साइड के लिए। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, दिस इज द मोस्ट कॉमन एरिया वेयर द मैक्सिम इज अप्लाइड। सेक्शन 30, व्हेन अ कोर्ट ग्रांट्स द रिसीशन cancellation of contract, it may require the party to whom such relief is granted to restore any benefit they received from other party. मतलब कोर्ट जब कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ऑर्डर ग्रांट करता तो उस कंडीशन में कोर्ट ये रिक्वायरमेंट डाल सकता पार्टी पे जिनको रिलीफ ग्रांट की गई है, ताकि वो रिस्टोर करे कोई भी बेनिफिट जो उन्होंने रिसीव करे अदर पार्टी से। एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क द कोर्ट टू कैंसिल अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू वेयर माइनर व्हेन यू साइन इट, द कोर्ट विल से ओके बट यू मस्ट रिटर्न द एडवांस मनी यू टुक। ऐसा मतलब अगर आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हो कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मैं माइनर था जब ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन करा, तो कोर्ट फिर आपको बोलूँगा ठीक है मैं कैंसिल करता, बट आपको भी फिर जो भी आपने एडवांस मनी उनसे लिया था वो रिटर्न करना पड़ेगा ऐसा। सेक्शन 33, इवन इफ अ डिफेंडेंट सक्सेसफुली डिफेंड्स अ सूट
On the ground that the instrument is void, the court can still order them to compensate the other party. भले ही डिफेंडेंट सक्सेसफुली डिफेंड कर रहा उसका सूट इस ग्राउंड पे कि इंस्ट्रूमेंट वॉइड है, बट कोर्ट फिर भी ऑर्डर करेगा कि दूसरे पार्टी को कंपेंसेट करे. Transfer of Property Act 1882. The Doctrine of Election Section 35. This is the classic example. If a person takes benefit under a will or deed, they must also accept the burden attached to it. मतलब कोई व्यक्ति अगर बेनिफिट उठा रहा जो विल के अंदर या डीड के अंदर लिखे हैं, तो उसने जो भी उसके साथ बर्डन आएगा उस बेनिफिट से रिलेटेड, वो भी उसने एक्सेप्ट करने को होना. नहीं तो ऐसा ना बोलने को ना कि बेनिफिट मुझे दे दो बाकी के काम आप करो. ऐसा यू कैनॉट approbate and reprobate, मतलब एक्सेप्ट द गुड एंड रिजेक्ट द बैड एट द सेम टाइम. मतलब आप अच्छा ले सकते हैं और बुरा रिजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा. सेक्शन 51. इफ अ पर्सन इम्प्रूव्स अ प्रॉपर्टी बिलीविंग दे ओन इट and then the real owner evicts them, the real owner must either pay for the improvements or sell the land to the improver at market value. मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पे खर्चा करके उसको डेकोरेट करता है, उसको अच्छा बनाता है और ये समझ के कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, बट बाद में मालूम पड़ा कि उसका रियल ओनर तो कोई और ही है और रियल ओनर ने उस व्यक्ति को उधर से निकाल दिया. देन इस कंडीशन में रियल ओनर का ये ऑब्लिगेशन बनता कि उसने जो भी इम्प्रूवमेंट्स वो पहले वाले ने करे खुद की प्रॉपर्टी समझ के उसके लिए पैसा दे दे, या तो वो जो लैंड है वो जो जिसने इम्प्रूव करा उसको बेच दे जो भी मार्केट वैल्यू चल रहा है उस पर. द ओनर सीकिंग हिज लैंड मस्ट डू इक्विटी बाय पेइंग फॉर द इम्प्रूवमेंट्स. इसी प्रकार से जो ओनर रहेगा, ओनर है, वो इक्विटी करे जो भी इम्प्रूवमेंट्स उस व्यक्ति ने करे उसको उसका पेमेंट दे के. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Section 64 and 65. These sections deal with restitution. If a contract is voidable and one party rescinds it, they must restore any advantage they received. मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था और एक पार्टी ने उसको रिस्किंड करा, मतलब मना कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से, तो उस कंडीशन में उन्होंने जितने भी एडवांटेज रिसीव करे होंगे वो रिस्टोर करके देने पड़ेंगे दूसरे पार्टी को. यू कैनॉट कीप द मनी एंड गेट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसल. और आप ऐसा नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट तो अवॉइडेबल था तो फिर ठीक है पैसा मैं रख लेता और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता. ऐसा नहीं कर सकते, आपको पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा. कंपैरिजन विथ क्लीन हैंड्स. दिस टू मैक्सिम्स आर ऑफन कन्फ्यूज बट देयर इज अ सब्टल डिफरेंस. जो मैंने ऊपर देखा था ना अपन ने, वो दूसरी मैक्सिम से, ये देखो, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, ये वाली मैक्सिम है. इस पर भी अपन क्वेश्चन देखेंगे आगे, बट इधर ही डिफरेंस है दोनों के बीच का. तो ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी फोकसेस ऑन प्लेंटिव्स फ्यूचर ड्यूटीज इन द केस. मतलब ये फ्यूचर ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस करती प्लेंटिव की, और ये जो है क्लीन हैंड्स वाली ये फोकस करती प्लेंटिव के पास्ट कंडक्ट पे मैटर के अंदर के. इसके अंदर कोर्ट कंडीशन इम्पोज करता प्लेंटिव पे कि आप फेयरली एक्ट करो. इधर कोर्ट रिफ्यूज़ करता प्लेंटिव को सुनने से क्योंकि उन्होंने ही डिसऑनेस्टली एक्ट करा है. इधर कोर्ट बोलता है आई विल हेल्प यू बट ओनली इफ़ यू पे बैक जितने भी आपने कुछ भी लिया होगा तो. इधर कोर्ट बोलता है आई विल नॉट हेल्प यू एट ऑल बिकॉज यू चीटेड. सो ये एक दूसरे के उल्टे है, समझे ना. ये फ्यूचर से रिलेटेड है, ये पास्ट से रिलेटेड है. इधर कंडीशन डालता है कि फेयरली एक्ट करो, इधर रिफ्यूज़ करता है कि हम आपको सुनेंगे ही नहीं. इधर कोर्ट बोलता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर आप उनको उनके पैसे वापस लौटाते हो. इधर कोर्ट बोलता है हम आपकी मदद ही नहीं करेंगे क्योंकि आपने चीटिंग करी. ऐसा. तो लिमिटेशंस. कनेक्शन टू सूट. द इक्विटी द plaintiff is asked to do must be directly related to specific case before the court. मतलब जो इक्विटी प्लेंटिफ आस्क कर रहा करने के लिए वो डायरेक्टली रिलेटेड होना जो केस कोर्ट के सामने है उससे. द कोर्ट वॉन्ट डिमांड प्लेंटिफ बी फेयर इन देयर एंटायर लाइफ ओनली इन दिस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन. कोर्ट ये नहीं बोलता कि आप ज़िंदगी भर फेयर रहो. कोर्ट बस ये डिमांड करता है कि उस केस से रिलेटेड जो भी उनके सामने है स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, आप उसमें फेयरली कंडक्ट रहे, आपका फेयरली आप उसमें ये करो, क्या बिहेव करो. Cannot override law. If a statute explicitly gives a right without condition, the court cannot use this maxim to create a new condition that contradict the law. मतलब अगर लॉ के अंदर ही कोई राइट दिया गया है बिना कंडीशंस के, देन कोर्ट ये मैक्सिम यूज़ नहीं कर सकता ताकि नए कंडीशन बने फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट में जाए उस लॉ के. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सपोज अ बोरोवर sues a money lender
to get their mortgage property back because the lender charged an illegally high interest. मतलब एक लेनदार था, उसने मनी लेंडर जो रहते क्या, सॉरी, एक व्यक्ति था, उसने समझ लो मनी लेंडर से 1 लाख रुपए बोरो करे और उसने उसके बदले उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख ली। 1 लाख कम हो गए क्या, ठीक है, 1 करोड़ रुपए बोरो करे, उसने उसके अगेंस्ट उसका घर मॉर्गेज रख दिया। देन अभी वो बंदा कोर्ट में जा रहा और बोलता कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने मॉर्गेज रखी थी वो मुझे वापस मिले, क्योंकि जो लेनदार है वो इलीगली हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15, ठीक है, वो 30 तक का इंटरेस्ट मांग रहा, तो ये इलीगल है। देन कोर्ट देखो, द कोर्ट विल हेल्प द बोरोवर, कोर्ट उसकी मदद करेगा, लेकिन ओनली कंडीशन दैट बोरोवर पेज बैक द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन, कि बोरोवर ने जो 1 करोड़ लिए थे वो उसने उसको वापस करने को ना मनी लेंडर ने, तभी कोर्ट उसकी मदद करेगा। बोरोवर कैनॉट कीप द मनी एंड द प्रॉपर्टी, मतलब जो व्यक्ति है जिसने कोर्ट में केस करी वो 1 करोड़ भी रखेंगे और प्रॉपर्टी भी वापस मिलेंगी ऐसा तो नहीं होगा, उसको 1 करोड़ लौटाने पड़ेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी भले ही कोर्ट हेल्प करेंगे उसको वापस दिलाने में। सो इधर ये मैक्सिम ख़त्म होता है अपना। तो सिंपल है, मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज कर देता। इसके अंदर सबसे पहले लिखना कि मॉरल फिल्टर रहता, उसके बाद फेयर एंड इक्विटेबल रेमेडी, मतलब जो भी व्यक्ति फेयर एंड इक्विटेबल रेमेडी चाहता है उसने भी फेयरली एक्ट करने को ना, ये मैक्सिम बोलती। इसके अंदर रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन रहता, मतलब आप मुझसे फेयरली एक्ट करो मैं भी आपसे फेयरली एक्ट करूँगा ऐसा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ प्लांटिफ देखा जाता है इसके अंदर, और पावर ऑफ कोर्ट, नहीं सॉरी, जो पहली मैक्सिम थी वो पावर ऑफ कोर्ट पे बेस थी, इसके अंदर कंडक्ट ऑफ प्लांटिफ पे बेस है। सो मीनिंग फ्यूचर ओरिएंटेड रहती, मतलब फ्यूचर कंडक्ट से है रिलेट करती। रेसिप्रोसिटी, कि प्लांटिफ को अगर कुछ चाहिए तो उसने भी दूसरे व्यक्ति के साथ सेम व्यवहार करने को ना। एप्लीकेशन स्पेसिफिक रेलवे एक्ट, उसके अंदर सेक्शन 30 देखा अपन ने, कि अगर आप कोई कैंसिल करते हो कॉन्ट्रैक्ट ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था, तो उस कंडीशन में ठीक है कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर सकते, लेकिन आपने उस अलग जो दूसरा बंदा है उससे जो भी बेनिफिट गेन किया होगा उसको रिटर्न करो, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। सेक्शन 33 बोलता है कि भले ही जो डिफेंडेंट है वो सूट फाइल कर रहा कि वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड था, लेकिन कोर्ट तब भी उसको बोल सकता है कि ठीक है भले इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो, आपने उससे जो लिया पैसा वो उसको वापस करो, कंपेंसेट करो उसको। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का बेनिफिट ले रहा तो ये उसका ऑब्लिगेशन बनता है कि उससे रिलेटेड बर्डन भी वही उठाए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें रख ले और बुरी बुरी चीज़ें नहीं रखे, ऐसा नहीं है, उसके साथ जो भी आएगा वो दोनों रखना पड़ेगा। सेक्शन 51 ये बोलता कि अगर आप, मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई पर्सन अगर प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट करता है खुद की प्रॉपर्टी समझ के, बट वो उसकी नहीं रहती, देन जो रियल ओनर रहता है वो उसको निकाल देता, तो रियल ओनर का फ़र्ज़ बनता अभी कि उसने लैंड लेना अपना, बट जो भी इम्प्रूवमेंट वो अगले बंदे ने करा उसके पैसे उसको दे देना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर सेक्शन 64 एंड 65 देखा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो और एक पार्टी कैंसिल करती है उसको, तो फिर उसने पूरे जो एडवांटेज लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में से वो वापस करने को ना दूसरे पार्टी को। कंपैरिजन देखा अपन ने कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है, ये पास्ट कंडक्ट पे बेस है। देन ये कंडीशन डालता है कि आप फेयरली एक्ट करो, ये रिफ्यूज़ करता है कि हम आपको सुनेंगे नहीं। इधर कोर्ट बोलता मैं आपकी मदद करूंगा बट आपको वो पैसे या फिर जो भी एडवांटेज होगा वापस लौटाना पड़ेगा। इधर कोर्ट बोलता है कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि आप ही चीटर हो इधर। देन लिमिटेशन देखा अपन ने, कनेक्शन टू सूट, मतलब जो भी इक्विटी प्लांटिव मांग रहा कोर्ट से देने के लिए वो सिर्फ उस केस से रिलेटेड होना, और कोर्ट भी यही बोलता कि उस केस में आप फेयरली एक्ट करो, ना कि आपकी एंटायर लाइफ के लिए। और कोर्ट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जिससे कॉन्ट्राडिक्ट में जाए, अगर कोई ऑलरेडी लॉ हो उसके अंदर राइट दिया गया हो बिना कंडीशन के। और ये अभी अपन ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखता है, पैसे लेता है उसके अगेंस्ट, और फिर बाद में कोर्ट में केस करता है कि वो इलीगल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा, तो उस कंडीशन में कोर्ट आप उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसको जो भी पैसे उसने लिए थे वो वापस लौटाने पड़ेंगे, फिर ही कोर्ट उसको मदद करेंगे उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलाने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।